जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलएन जियोग्राफी यूजीसी नेट जेआरएफ में। फ्रेंड्स, हम लोग बात कर रहे हैं जो है अर्बन जियोग्राफी, जिसमें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि अमलैंड क्या होता है। उसी क्रम में आज हम लोग बात करने वाले हैं इससे आगे, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जो है अर्बन सेटलमेंट का, जो है बहुत ही पॉपुलर टॉपिक माना जाता है किसी भी एग्जाम के दृष्टिकोण से, चाहे आप यूपीएससी दे रहे हैं या स्टेट पीसीएस दे रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो सेंट्रल प्लेस थ्योरी, किसकी, क्रिस्टालर की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी हर साल आपको एक क्वेश्चन यूजीसी जरूर से क्या करता है, पुटअप करता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आज पढ़ते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल शब्दों में आज हम पढ़ने वाले हैं आपके क्रिस्टालर महोदय को। आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस आपका जो मन है आपके तन के साथ ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका तन यहाँ पर है मन कहीं और है। तो चलिए देखते हैं सेंट्रल प्लेस थ्योरी किसके द्वारा, ये क्रिस्टालर महोदय के द्वारा दिया गया था। सेंट्रल प्लेस को हिंदी में बोलते हैं केंद्र स्थल सिद्धांत, केंद्र स्थल सिद्धांत। ठीक है, इसको आप हिंदी वाले नोट कर सकते हैं। तो जो ये सेंट्रल प्लेस है, इस सेंटर का मतलब, सेंट्रल प्लेस का मतलब क्या होता है? सेंट्रल प्लेस का मतलब कुछ नहीं है, बस हाँ ये पॉइंट ये आपको जानना है कि जो ये थ्योरी पढ़ाई जा रही है, किससे पढ़ाई जा रही है, आपको अर्बन ज्योग्राफी पढ़ाई जा रही है। तो यहाँ पर जिसकी भी बात की जा रही है वो किसकी बात की जा रही है, अर्बन सेटलमेंट की बात की जा रही है। तो जो सेंट्रल प्लेस है, सेंट्रल प्लेस का मतलब बस कुछ नहीं है, केवल क्या है, एक अर्बन सेटलमेंट से है। किससे है? सेंट्रल प्लेस का मतलब केंद्र स्थल का मतलब है कोई ना कोई क्या होना चाहिए, अर्बन सेटलमेंट होना चाहिए, यानी शहरी अधिवास से संबंधित ये क्या है, सिद्धांत है। सेंट्रल प्लेस का केवल इतना मतलब है, कोई क्या होना चाहिए, अर्बन सेटलमेंट होना चाहिए, बस। सेंट्रल प्लेस का मतलब केवल यही है। तो जो सेंट्रल प्लेस है यानी अर्बन सेटलमेंट जो है आपका, उस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो किसने किया था? एक विद्वान थे मार्क जेफरसन, इन्होंने 1931 में इस शब्द का प्रयोग किया था। ये भी क्वेश्चन यूजीसी में कम से कम 20 बार पूछा गया होगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। लेकिन जो ये सेंट्रल प्लेस थियरी दी थी, शब्द तो प्रयोग किया था सेंट्रल प्लेस के बारे में सर्वप्रथम आपके जेफरसन महोदय ने, लेकिन इसे थियरी के रूप में, विस्तार रूप में किसने बताया या समझाया? ठीक है, तो कौन विद्वान थे? वो थे क्रिस्टालर महोदय। 1933 में क्या किए थे, इस थियरी को प्रतिपादित किए थे। और जो उन्होंने अपना रिसर्च किया था इस थियरी के लिए, वो कहाँ किया था? साउथ जर्मनी में किया था, दक्षिणी जर्मनी में। उन्होंने कुछ ऐसे एरिया को डिसाइड किया, वहीं पर रिसर्च किया और क्या दिया, थियरी अपनी प्रतिपादित की। ठीक है, ये क्या है, एक हायरार्कियल मॉडल है ऑफ सेटलमेंट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनलिटी, यानी कार्यों के आधार पर। ठीक है, यानी ये क्या है, एक हायरार्कियल मॉडल है। हम लोग जो पढ़ रहे हैं मॉडल, ये क्या है, ये जो अर्बन सेटलमेंट होता है उसकी हायरार्की कैसी है। ठीक है, हायरार्की कहने का मतलब पदानुक्रम, यानी अगर, और दूसरा एक पॉइंट ये याद रखना है कि ये किसके बेस पे है, फंक्शनलिटी के बेस पे है, यानी कार्यता के बेस पे है, कार्य के बेस पे है। ठीक है, जो हायरार्की होता है वो दो बेस पे होता है। हायरार्की का मतलब होता है आर्डर, यानी क्रम। ठीक है, पहला होता है पॉपुलेशन के बेस पे, दूसरा होता है आपकी फंक्शनैलिटी के बेस पे, यानी कार्यों के बेस पे। ठीक है, पॉपुलेशन के बेस पे हायरार्की आप बनाइए तो आप जो है, जो लार्ज पॉपुलेशन है, लार्ज पॉपुलेशन को नंबर 1 पॉइंट पे रख लीजिए और उसे जैसे जैसे नीचे आइए उसकी रैंकिंग घटती जाएगी। तो एक हायरार्की ये हो गई। ठीक है, पॉपुलेशन के बेस पे। एक हायरार्की हो गई कार्यों के बेस पे। कार्यों के बेस का मतलब ये हुआ कि जैसे कोई शहर है तो शहर में बहुत सारे कार्य संपादित किए जाते हैं, लेकिन वह शहर कोई अपने एक सिंगल कार्य के लिए जाना जाएगा। जैसे मान लीजिए दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं, दिल्ली में बहुत सारे काम होते हैं। दिल्ली में जो है सांस्कृतिक प्लेस भी है, कल्चरल, जिसको बोलते हैं कल्चरल प्लेस भी, कल्चरल वर्क के लिए भी जाना जाता है। साथ ही साथ जो है वहां पर बहुत सारे फंक्शन के लिए दिल्ली जाना जाता है। लेकिन अगर दिल्ली की बात किया जाए कि मेन फंक्शन उसका क्या है, तो उसका मेन फंक्शन क्या है, उसका मेन फंक्शन है उसका एडमिनिस्ट्रेशन। क्या है? प्रशासन के लिए जाना जाता है वो, क्या, दिल्ली। तो उसका मेन क्या हो गया, वर्क, प्रशासन हो गया। ऐसे अगर शहरों के मेन वर्क को देखा जाए, उसकी ये हो गया आपका शहर का नंबर 1 कार्य। दूसरा हो सकता है उसका जो दूसरा जो महत्वपूर्ण कार्य हो वो कल्चरल वर्क हो, तो उसको 2 नंबर पे कर दिए। तो इस बेस के आधार पर, यानी कार्यों की जो है, जो प्रधानता है, ठीक है, जहां पर जो एक्टिविटी ज्यादा होती है, जिसके लिए वो जाना जाता है, उसको दे दिया गया 1 नंबर। फिर जो दूसरा कार्य महत्वपूर्ण है उसको दे दिया गया 2 नंबर। जैसे हो सकता है कि कोई शहर जो है धार्मिक कार्यों के लिए जाना जाता हो, जैसे बनारस। ठीक है,
कोई शहर हो सकता है कि जो अपने शैक्षिक कार्यों के लिए जाना जाता हो, जैसे प्रयागराज, ठीक है। कोई शहर हो सकता है अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए जाना जाता हो। तो हर शहर का अपना एक कार हो गया जिसके लिए जाना जाता है, उसी वर्ग के कारण वो पॉपुलर हुआ है, तो उसको एक नंबर पे रख देंगे। तो क्या उस शहर में एक ही कार तो होगा नहीं, कोई दूसरा कार होगा जो दूसरे नंबर पे होगा, कोई ऐसा कार होगा जो कम होगा तो उसको तीसरे नंबर। एक क्रम ये भी हो गया, ठीक है। तो शहरों को हायरार्की बेस पे दो भागों में बांटा, आधारों पे बांटा जा सकता है, एक पॉपुलेशन के बेस पे और एक शहरों में जो कार्य किया जा रहा है उसके बेस पे। तो जो ये सेंटर प्लेस है, ठीक है, ये शहरों में जो भी कार्य किया जाता है, ठीक है, उस कार्यों के किसके हायरार्की के बेस पे बनाया गया एक मॉडल है। ये भी आपको याद रखना है, यानी फंक्शनलिटी के बेस पे, यानी कार्यों के बेस पे बनाया गया एक क्या है, मॉडल है। तीसरा है एक नॉर्मेटिव मॉडल है। नॉर्मेटिव मॉडल का मतलब ये हुआ कि मॉडल दो तरीके के होते हैं, एक इंपिरिकल मॉडल होता है और एक नॉर्मेटिव मॉडल होता है। इंपिरिकल मॉडल वो मॉडल होता है जिसमें हम कुछ एजम्पशन नहीं लेते हैं। क्या लेते हैं? एजम्पशन नहीं लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं रैंक साइज रूल, हम लोगों ने रैंक साइज रूल पढ़ा। क्या रैंक साइज रूल में कोई एजम्पशन लिया गया? नहीं लिया गया। उन्होंने इसको इंपिरिकल बेस यानी अपने अनुभव के आधार पर मॉडल बना दिया था कि ठीक है, जो सबसे बड़ा शहर होगा, जो दूसरा सबसे बड़ा शहर होगा, उसमें एक संबंध पाया जाएगा और वो संबंध ऐसे ऐसे पाया जाएगा, उसके लिए उन्होंने कोई मान्यता नहीं मानी। लेकिन कुछ विद्वान होते हैं कि जो अपने थियरी देने के लिए कुछ मान्यताएं मान लेते हैं, तो उसको क्या माना जाता है? नॉर्मेटिव मॉडल माना जाता है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ये सब पॉइंट इसलिए बताए जाते हैं क्योंकि आपको एग्जाम में सेंट्रल प्लेस थ्योरी से रिलेटेड आपको 4 स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्या ये सेंट्रल प्लेस के बारे में सही है या गलत है। वहीं पर आप लोगों का संविधान मौन हो जाता है और आप लोगों किसको दोष देने लगते हैं? गुरुजी को। गुरुजी कैसे पढ़ाते हैं, इसमें तो कुछ हमारा एग्जाम में फंसा ही नहीं, तो गुरुजी ऐसे पढ़ाते हैं और ऐसे आपको पढ़ना है, ठीक है। ये बात भी आपको याद रखिएगा क्योंकि इन्होंने अपने जो है थियरी में बहुत सारी मान्यताएं यूज की है, इसलिए इनके मॉडल को नॉर्मेटिव मॉडल कहा जाता है। जैसे हम लोग जब जलवायु विज्ञान पढ़ेंगे तो जो कोपेन को देखेंगे तो कोपेन दोनों प्रयोग किए थे, या थॉर्नवेट को देखेंगे अगर दोनों प्रयोग किए थे तो उनको दोनों बोला जाएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि जो मॉडल है ये किसके बारे में बताता है, ठीक है। ये अकेला ऐसा मॉडल है जो कोई सेटलमेंट है, यानी कोई नगरीय अधिवास है, उसका साइज क्या होना चाहिए, ठीक है। जो दो सेटलमेंट के बीच में डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, ठीक है। जो सेटलमेंट बना हुआ है उसकी आकृति कितनी होनी चाहिए, जो सेटलमेंट से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसकी रेंज कितनी होनी चाहिए, यानी कहां तक वो सर्विस प्रोवाइड कराएगा। इन सारे पॉइंट के बारे में एक अकेला ये क्या करता है? मॉडल डिस्कशन करता है, यानी उसके बारे में बताता है। अकेला ऐसा मॉडल है जो बताएगा कि जो शहरों का अधिवास होता है उसका प्रतिरूप कैसा होता है, पैटर्न कैसा होता है, जो शहर बसाए जाते हैं, बसे होते हैं, उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होती है, ठीक है। जो शहर है उसका आकार कैसा होगा, जो शहर से जो सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है वो कितनी दूर तक कराएगा, यानी उसका अमलैंड एरिया कितना होगा। ये सारी विशेषताएं इस मॉडल में क्या हैं? अंतर निहित हैं। ये बात भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो इतना पॉइंट हो गया इसके जो है सामान्य विवरण के बारे में। यहाँ से भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि सेंट्रल प्लेस मॉडल किसके बारे में बताता है, तो इन्हीं सारी बातों को आपको टिक लगाना है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? कुछ अजम्पशन लिया, कुछ मान्यताएं ली और बताया कि भैया ऐसा है कि इस मान्यताओं को जब आप लागू करेंगे तभी जो हमारा सिद्धांत है वो क्या होगा? लागू होगा, अन्यथा हमारा सिद्धांत लागू होने वाला नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको देखना है। तो आइए देखते हैं कौन सी मान्यताएं इन्होंने मानी। पहले इन्होंने मान्यताएं आइसोट्रॉपिक प्लेन, ठीक है, यानी जो सरफेस एरिया होगा जहां पर सेटलमेंट की इन्होंने बात की वो सरफेस एरिया कैसा होना चाहिए? समान धरातलीय सतह होना चाहिए, या तो पूरा का पूरा पठारी हो या तो पूरा का पूरा क्या हो आपका मैदानी क्षेत्र हो। इन्होंने जो जहां पर ये दक्षिणी जर्मनी में जो रिसर्च किए थे वो पूरा का पूरा क्या था? आइसोट्रॉपिक यानी होमोजीनियस था, ठीक है, समान सतह वाला होना चाहिए। दूसरा इन्होंने बताया कि द गुड्स एंड फ्रॉम द नियरेस्ट सेंट्रल प्लेस, यानी इन्होंने ये बताया कि कोई भी व्यक्ति, ठीक है, कोई भी ह्यूमन जो गुड्स एंड सर्विस लेने जाएगा तो वो कहां से प्राप्त करेगा? जो उसके सबसे नियरेस्ट क्या होगा? सेंट्रल प्लेस होगा, यानी सेटलमेंट होगा। यानी जैसे अगर ये आपका क्या है? हाउस है, ठीक है, यहाँ एक मार्केट है, इसकी बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, यहाँ एक मार्केट है, इसकी बीच की दूरी 1.5 किलोमीटर है। तो उन्होंने ये बताया कि जो गुड्स एंड सर्विसेज, अगर यहाँ भी गुड्स एंड सर्विसेज वही अवेलेबल है जो ये चाहता है, यानी ब्रेड चाहता है, तो ब्रेड अगर यहाँ भी अवेलेबल है, ब्रेड यहाँ भी अवेलेबल है, तो ये कह रहे हैं कि एक मान्यता इन्होंने ये मानी कि इसको ब्रेड कहाँ से खरीदना चाहिए
होगा, इसको ब्रेथ इसी 1 किलोमीटर वाले एरिया से खरीदना होगा, ना कि यहाँ आना होगा, क्योंकि जो डिस्टेंस है, ठीक है, जो सबसे नजदीक वाला डिस्टेंस होगा उसी के पास से उसको क्या करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। वही उन्होंने बात बोला कि द गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट बी परचेस्ड फ्रॉम द नियरेस्ट सेंटर प्लेस। तो नियरेस्ट इसके कौन है, 1 किलोमीटर वाला, ये पॉइंट भी आपको याद रखना। इन्होंने ये पॉइंट बताया कि मैन बहुत क्या है, रैशनल है, आदमी को पता है कि कहाँ उसका लाभ होने वाला है, कहाँ पर उसका नुकसान होने वाला है, ठीक है, यानी वो रैशनल मैन है, वो अपना क्या देखेगा, फायदा देखेगा, आपके दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। यानी वो अगर आलू खरीदने जाएगा तो आलू देखिएगा कि थोड़ा सा कमजोर आलू आपके पास है, तो ये नहीं वो सोचेगा कि आपके ऊपर दया कर दे और वो आलू खरीद ले, ठीक है, क्योंकि वो क्या है, रैशनल है। वो आलू जब आपको पैसा उतना ही देना है तो अच्छी आलू ही लेगा, आपके ऊपर उसके कोई दया भाव का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये हम नहीं कह रहे भैया, ये आपके कह रहे हैं क्रिस्टालर महोदय, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। चौथा इन्होंने बताया परफेक्ट कंपटीशन होगा, मार्केट जो होगा वहां पर आसपास जो के पास मार्केट पाया जाएगा सेटलमेंट के पास, उसमें कंपटीशन कैसा होगा, परफेक्ट कंपटीशन होगा। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब ये है कि जो खरीदने वाला है, जो बेचने वाला है, यानी बायर्स और सेलर्स दोनों को प्राइसेस पता है और कोई एक व्यक्ति पूरे प्राइसेस को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। यानी कोई ये चाहे कि हम जो समोसे का दाम है 20 रुपया रखेंगे तो भैया तुम रखे रहो, तुम्हारा बिकेगा ही नहीं, क्योंकि जो अन्य समोसे वाले हैं वो सारे क्या हैं, 10 रुपये रखे हैं। तो इसीलिए अगर कोई अकेला व्यक्ति क्या है कि प्राइसेस जो है वस्तुओं की उसको निर्धारित करने वाला नहीं है, क्योंकि प्राइसेस के बारे में सारी जानकारी किसको है, बायर्स को है और सेलर्स को भी है, ठीक है। तो उसी मार्केट को क्या बोलते हैं, उसी मार्केट को बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ठीक है। क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं, यानी पूर्णतया क्या है यहाँ पर, प्रतिस्पर्धा है। इतनी मान्यताएं उन्होंने मानी और इसी मान्यताओं के बेस पे उन्होंने अब आगे अपने जो है सिद्धांत के बारे में बातें बताना स्टार्ट की, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी बातें बताई हैं, चलिए देखा जाए। पहला पॉइंट इन्होंने बताया सेंटर प्लेस एंड सेंट्रल फंक्शन के बारे में। इन्होंने बताया कि सेंटर प्लेस क्या होगा, तो सेंटर प्लेस तो आप जानते हैं कि कोई क्या होगा, अर्बन सेटलमेंट होगा। क्या होगा, अर्बन सेटलमेंट होगा। अब ये इन्होंने क्या बताया कि इसका क्या होगा, ये अर्बन सेटलमेंट है, ये 2 तरीके का कार्य करेगा, एक करेगा प्राइमरी, एक करेगा सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर 2 तरीके के कार्य होंगे, एक जो उस कार्य के लिए वह जाना जाएगा, ठीक है, उसी को क्या कहेंगे, उसका सेंट्रल फंक्शन कहेंगे, यानी केंद्रीय कार्य। जैसे मैंने आपको दिल्ली का एग्जांपल दिया कि दिल्ली में बहुत सारे कार्य होंगे, लेकिन जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन वर्क है उसी के लिए पूरा दिल्ली जाना जाता है, बनारस जाना जाता है अपने कल्चरल या रिलीजियस वर्क के लिए। तो इस शहर में मान लीजिए बनारस दिल्ली है, बनारस है, तो बनारस में जो कल्चरल वर्क हो गया, ठीक है, यानी वो उसका क्या हो गया, सेंट्रल फंक्शन हो गया। बाकी जो होंगे सेकेंडरी, टर्सरी एंड क्वार्टनरी, ठीक है, वर्क होंगे। यानी कल्चरल के बाद कोई वहां पर ऐसा कार्य होगा जिसको हम दूसरे नंबर पे रख सकते हैं, जो दूसरा सबसे ज्यादा अधिक होता होगा। तीसरा ऐसा कोई कार्य होगा जिसको हम तीसरे नंबर पे रख सकते हैं। इस प्रकार से ऑर्डर सेट होता है किसका, नगरों में होने वाले कार्य का, और जो कार्य सबसे ज्यादा होता है उसी को बोलते हैं फंक्शन, यानी प्रमुख कार्य या केंद्रीय कार्य, ठीक है। ये पॉइंट आपके कौन बोल रहे हैं, चालर जी बोल रहे हैं, इसको आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये बात इन्होंने ये बताया कि क्या होता होगा, सेंट्रल प्लेस होना चाहिए। दूसरा क्या होगा कि उस सेंट्रल प्लेस में एक सेंट्रल फंक्शन होना चाहिए। दूसरा इन्होंने बताया कि एक थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन होनी चाहिए, साथ ही साथ द रेंज ऑफ गुड्स की बात इन्होंने की। थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन क्या है, ठीक है, थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन को हम बोलते हैं, आइए देखते हैं कि क्या है। थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन का मतलब ये हुआ कि कोई वर्क करना चाहते हैं आप, ठीक है, तो किसी कार्य को संचालित करने के लिए एक न्यूनतम पॉपुलेशन होना चाहिए, ठीक है। यानी अगर आप क्या है कि अगर आप जो है मर्सिडीज की जो है क्या लगाना चाहते हैं, इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, तो मर्सिडीज की इंडस्ट्री लगाने के लिए क्या होना चाहिए कि उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए एक न्यूनतम ग्राहक होने चाहिए, ठीक है। तो वही किसी यानी किसी कार्य को चलाने के, ऐसा तो है नहीं कि आप मर्सिडीज कहाँ किसी ग्रामीण एरिया में ले जाकर, या आप ये सोचे कि आप कोई एक डिस्ट्रिक्ट लेवल है, कोई डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, सामान्य सा डिस्ट्रिक्ट है, किसी भी जिले का, यूपी का ले लीजिए, बिहार का ले लीजिए, ठीक है, तो कोई डिस्ट्रिक्ट है, तो उस डिस्ट्रिक्ट में अगर आप मर्सिडीज की फैक्ट्री लगा देते हैं तो क्या वो मर्सिडीज आपकी बिकेगी, नहीं, क्योंकि रेंज जो उसका थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन है उतना नहीं है जितना कि होना चाहिए। यानी किसी वस्तु को या किसी कार्य को संपादित करने के लिए, ठीक है, किसी कार्य को संपादित करने के लिए जो मिनिमम पॉपुलेशन की आवश्यकता होती है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को उस वस्तु का
क्या बोलते हैं, थ्रेशहोल्ड पॉपुलेशन बोलते हैं। यानी अगर मर्फडीज आपको लगानी है, ठीक है, तो मर्फडीज लगाने के लिए आपको कम से कम 10 लाख या 20 लाख क्या होनी चाहिए, पॉपुलेशन होनी चाहिए। तो जो ये 10 लाख इसकी मर्फडीज को के इंडस्ट्री को संचालित करने के लिए क्या होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए। इतनी जनसंख्या होगी तो इसमें से कुछ 1000-1500 इसको खरीदेंगे तो ये कंपनी रन करती रहेगी। यानी किसी कार्य को संपादित करने के लिए जो न्यूनतम पॉपुलेशन की आवश्यकता है, यानी रिक्वायरमेंट है, जिससे वो कार्य जो है सामान्य रूप से चल सके, तो उसी न्यूनतम पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं, थ्रेशहोल्ड पॉपुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थ्रेशहोल्ड पॉपुलेशन। ये एग्जाम में कम से कम 50 बार पूछा गया है और थोड़ा सा बच्चे यहाँ पर क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको कोई भी उदाहरण दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए आप कोई सैलून की दुकान खोलना चाहते हैं, तो सैलून की दुकान खोलने के लिए कोई ना कोई न्यूनतम पॉपुलेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो वही न्यूनतम पॉपुलेशन जो उस कार्य को संचालित कराए या करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, तो उसी को थ्रेशहोल्ड पॉपुलेशन बोलते हैं। अगला है द रेंज ऑफ गुड्स। द रेंज ऑफ गुड्स का मतलब क्या हुआ, द रेंज ऑफ गुड्स का मतलब हुआ कि किसी भी वस्तु का जो है विस्तार कितना है, ठीक है। ये भी इन्होंने बताया कि ये भी अध्यास में इंपॉर्टेंट बात है। जैसे ये ए पॉइंट है, ठीक है, अब ए पॉइंट और ये है बी पॉइंट, ठीक है। तो ए पॉइंट से कितनी दूरी तक के लोग, मान लीजिए यहाँ 5, ये मान लीजिए 7 किलोमीटर है, ठीक है। तो ए पॉइंट से कोई सामान लेने के लिए 7 किलोमीटर तक की क्या कर रहा है, दूरी तय कर रहा है, ठीक है। या यहाँ से सामान कितनी दूरी तक बिक रहा है, 7 किलोमीटर दूरी तक बिक रहा है, इधर भी इधर भी। तो इस वस्तु का यानी यहाँ से मान लीजिए ब्रेड बिक रहा है, तो ब्रेड का रेंज ऑफ गुड्स कितना हो गया, यानी वस्तु का परास कितना हो गया, 7 किलोमीटर। तो ये भी पॉइंट उन्होंने इंक्लूड किया, ठीक है, कि किसी वस्तु का परास कितना होना चाहिए, ये डिपेंड करेगा कि उस वस्तु की इंपॉर्टेंसी कितनी है, ठीक है, वो वस्तु क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट कितना है। तो रेंज ऑफ गुड्स क्या होता है कि किसी वस्तु को जो है खरीदने वाले लोग कितनी दूरी से आ रहे हैं, या कोई वस्तु जो है या कोई सेवा है, ठीक है, वो कितना दूरी तक क्या कर रहा है, लोगों को प्रोवाइड हो रहा है। जैसे अगर आप बात करें आपके जो मार्केट में ब्रेड, तो ब्रेड क्या हुआ, ब्रेड का बहुत होगा तो आसपास के लोग खरीदने आएंगे, यानी उसका रेंज ऑफ गुड्स कितना है, बहुत ही कम है, ठीक है। लेकिन अगर न्यूज़पेपर की बात की जाए तो बहुत दूर तक जाता है, तो उसका रेंज ऑफ गुड्स क्या हुआ, ज्यादा हो गया, ठीक है। तो ये पॉइंट उन्होंने डिस्कस किया। अब आइए देखते हैं कि अगला पॉइंट उन्होंने क्या डिस्कस किया। अगला पॉइंट उन्होंने बताया कि शेप ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एरिया। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब होता है सहायक क्षेत्र, ठीक है, क्या होता है आपका सहायक क्षेत्र। इन्होंने ये बताया कि मान लीजिए कि ये आपका नगर हो गया, ये आपका दिल्ली हो गया, दिल्ली हो गया, तो दिल्ली अपने एक कार्य के लिए जाना जाता है, ठीक है, तभी तो इन्होंने इसकी बात किया, तो वो उसका हो गया सेंट्रल फंक्शन हो गया, ठीक है। तो दिल्ली क्या है, जैसे मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड करा रहा है या कोई दूसरा कार्य प्रोवाइड करा रहा है, तो अपने जनसंख्या तो को कराएगा, आस-पास की जनसंख्या होंगे, ठीक है, इसको भी प्रोवाइड कराएगा, क्या कराएगा, इसको भी क्या कराएगा, प्रोवाइड कराएगा। तो यही ये बताने वाले हैं कि शेप ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एरिया, यानी जो मुख्य शहर होगा उसके जो आसपास जो इस पे डिपेंडेंट वाले शहर होंगे, ठीक है, तो उन शहरों का मुख्य शहर के साथ जो शेप क्रिएट होगा वो शेप कैसा होगा, क्या वो शेप सर्कुलाकार होगा यानी वृत्ताकार होगा, या आयताकार होगा, या वर्गाकार होगा, ठीक है। यानी उन्होंने किया जो मुख्य शहर के पास जो उसके सहायक क्षेत्र होते हैं, जिसको ये मुख्य शहर क्या प्रोवाइड करा रहा है, सेवाएं प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है, तो उनका शेप कैसा होगा, ये बातों को इन्होंने बताने का प्रयास किया। तो पहले इन्होंने बताया कि मान लीजिए ये शहर है, ठीक है, ये मुख्य शहर है और ये इसके आसपास छोटे छोटे शहर हैं, क्या हैं, छोटे छोटे शहर हैं। तो अब छोटे छोटे शहर हैं मान, तो अब इनका अगर इसके चारों तरफ देखा जाए, ठीक है, ये छोटे शहर हैं, तो छोटे शहर किस रूप में डेवलप हैं, मान लीजिए इन्होंने कहा पहले कि ये वृत्ताकार रूप में है, क्या है, वृत्ताकार रूप में डेवलप, इस शहर के चारों तरफ हैं। जैसे देखिए ये आपका मुख्य शहर हो गया, इसको इस तरीके से समझिए, ये आपका क्या हो गया, ये मुख्य शहर हो गया, ठीक है, ये मुख्य शहर हो गया, एक शहर यहाँ है, एक शहर यहाँ है, एक शहर यहाँ, इसके सहायक शहर हैं। तो सहायक शहर को अगर आपस में ऐसे मिला दीजिए तो देखा गया कि सहायक शहर का जो आकार बन रहा है वो कैसा है, वृत्ताकार है, या खुद ब खुद ये अपने आप में जो ऐसे डेवलप होंगे तो कैसे होंगे, वृत्ताकार रूप में डेवलप होंगे। तो इन्होंने पहले क्या बताया कि इसके जो शहरों का आकार होगा वो कैसा होगा, सर्किल के आकार का होगा। तो जब सर्किल के आकार का इन्होंने बताया तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक शहर ए है, ठीक है, जो इसका सहायक शहर है उसका आकार ए है, कोई इसका बगल वाला सहायक शहर है उसका आकार इस तरीके का है, बी तरीके का है, ठीक है, किस तरीके का है,
बी तरीके का है। एक शहर और है सी, उसका आकार कैसा है, उसका भी आकार कुछ इस तरीके का है। यानी 3 शहर हैं उसके आसपास, तो उसका आकार इस तरीके का है। अब इन्होंने ये बताया, समस्या क्या आई कि जब समस्या ये आई कि जब इन्होंने इस शहरों का जो सहायक शहर है उसका आकार वृत्ताकार मान लिया, तो देखिए एक के अंदर जितने भी लोग होंगे उसको ए क्या करेगा, सेवाएं प्रोवाइड करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बी के अंदर जितने लोग हैं उनको सामान सुविधा सब कुछ मिल रहा है। सी के अंदर है उनको भी वस्तु एवं सेवाएं प्रोवाइड हो रही है। लेकिन ये वाला एरिया देखिए, ये ना तो ए के अंदर है, ये वाला पॉइंट ना तो ए के अंदर है, ना तो बी, ना तो सी, यानी इसको सेवाएं कौन प्रोवाइड कराएगा, ये इनके सामने समस्या उत्पन्न हो गई। तो इन्होंने कहा कि नहीं भैया, पहले ऐसा है कि सर्किल के आकार का तो नहीं हो सकता है। एक प्रॉब्लम ये आई। दूसरी प्रॉब्लम, एक वृत्त ऐसे बन गया, जब इन्होंने इसको पास पास लाया तो ये इस तरीके का हो गए, कुछ इस तरीके का। यानी अब इसके अंतर्गत जो आ रहे हैं वो इससे सेवाएं ले रहे हैं, इसके अंतर्गत इससे, इसके अंतर्गत इससे। लेकिन जो फिर यही वाला पॉइंट आ गया कि यहाँ पर ये तीनों वृत्त आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। तो यहाँ के लोग कंफ्यूजन में रहेंगे कि हम सी से सेवाएं प्राप्त करें, ए को प्राप्त करें या बी से। यानी जो अब यहाँ एक स्थिति किसकी बन गई, ओवरलैपिंग की। ठीक है, तो ये भी कंडीशन इनके लिए क्या हो गई, खारिज कर दिया। इन्होंने कहा कि ऐसा है कि ये भी समस्या है, यानी जो आकार होगा वो इस तरीके का नहीं होगा। तो फिर उन्होंने एक तीसरा आकार बताया, हेक्सागोनल। किस तरीके का, हेक्सागोनल। बताया कि जो शहर होंगे, ठीक है, जो उसके कॉम्प्लीमेंट्री एरिया होंगे वो किस रूप में होंगे, इस रूप में होंगे। अब देखिए कि मान लीजिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई नहीं बच रहा है, आराम से सब लोग क्या कर रहे हैं, सेवाएं प्रोवाइड करवा पा रहा है। देखिए हेक्सागोनल इन्होंने बात किया। ठीक है, चलिए थोड़ा वो अगर मिस्टेक हुआ है तो देखते हैं हम लोग। ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा। यानी ये अब देखिए कि इस तरह से आप कितना भी बना दीजिए, लेकिन ये एक दूसरे को क्या है, ओवरलैप नहीं करेंगे, एक दूसरे को कभी ओवरलैप नहीं करेंगे। देखिए बनता चला जाएगा ऐसे। ठीक है, देखिए कहीं पर ओवरलैप कर रहे हैं या कोई क्षेत्र छूट रहा है, जैसे मान लीजिए ये हो गया, ये हो गया। देखिए जिसको सेवाएं लेनी है वो कहीं से भी ले सकता है। तो इन्होंने क्या कहा कि जो सहायक यानी कॉम्प्लीमेंट्री एरिया होंगे उनका आकार सर्कुलर नहीं होगा, बल्कि क्या, हेक्सागोनल होगा। कुछ इस प्रकार से होगा, यानी कॉम्प्लीमेंट्री का जो अध्वास होगा, जो सहायक अध्वास होंगे, ठीक है, वो किस तरीके का होंगे, वो कुछ इस तरीके का होंगे। ठीक है, इन्होंने ये बात बताई। अब आइए आगे देखते हैं कि इन्होंने आगे क्या चर्चा किया। उन्होंने क्या बताया कि जब बेस पे इन्होंने क्या कराया, उन्होंने क्या बताया, ठीक है, क्या ठीक है। तो डिटरमिनेशन हायरार्की का निर्माण किया, उसको हम वाले हैं। तो